अगर आप नीची जाति के हो तो और अगर आप कपड़े कपड़े जो है वो अगर हमारे तरह ही पहनोगे तो हमको कैसा पता चलेगा कि आप नीची जाति के हो। हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस साल की बहुत इम्पोर्टेंट किताब कास्ट प्राइड पर, इसके ऑथर मनोज मित्ता के साथ। मनोज की ये तीसरी किताब है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहली दो की तरह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है। एवोल्यूशन ऑफ कास्ट लॉ पर बात करती है। बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअली इसका सबटाइटल मनोज ने दिया है, बैटल फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया। आइए उनसे समझते हैं किताब लिखने के बारे में, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, किताब क्या कहती है और भारत में इस लड़ाई का हासिल क्या रहा है। वेलकम मनोज। धन्यवाद। मनोज, सबसे पहले तो ये किताब बहुत अद्भुत, बहुत इम्पोर्टेंट लगी है। मैंने पढ़ी इसे और पहली बार मुझे समझ आया कि ये कितनी लंबी लड़ाई है और कितने इसके फेजेस रहे हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये किताब लिखने के बारे में आपने क्यों सोचा होगा, क्यों लगा होगा आपको कि ये जो इवॉल्विंग कानून है कास्ट से संबंधित, वो इतने ज़रूरी हैं कि इनको दस्तावेज बनाया जाए। जैसे आपने बताया था, ये मेरा तीसरा किताब है और मेरा उद्देश्य पहले केवल ये था कि जैसे मेरे पहले दो किताब है मैस वायलेंस पर, ये भी एक मैस वायलेंस पर ही होगा, एक तरह का ट्रिलॉजी। पहले दो जो थे 1984 वायलेंस पर था, दूसरा था 2002 का गुजरात वायलेंस। तो मैंने सोचा तीसरा किताब होगा कास्ट वायलेंस पर। लेकिन जब मैं कास्ट वायलेंस के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वहाँ के जजमेंट्स देख रहा था, क्यों इतना सारा इम्प्यूनिटी, मतलब क्यों इतना बड़ा एक 1989 का लॉ है जिसको माना जाता है बहुत सख्त कानून, ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके बावजूद क्यों इतना कम जस्टिस होता है या ना के बराबर क्यों है। तो मैं वो समझने के लिए मैं देख रहा था कि किसी न किसी इंडियन स्टेट का जो आर्म होता है, पुलिस हो या प्रोसिक्यूशन हो या ट्रायल कोर्ट हो या कभी एपेलेट कोर्ट हो, को तरह तरह के बहाना देकर उनको जस्टिस डिनाई किया जाता है। तो ऐसा क्यों, इस तरह का प्रेजुडिस क्यों बिट्रे कर रहा है हमारे सिस्टम इतने साल के बाद भी। इतना सारा जो रेटरिक होता है कि हमने बहुत सारा रिफॉर्म किया, उसके बावजूद ऐसा क्यों इनजस्टिस हो रहा है। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़े पीछे के डिबेट्स, जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के टाइम पर डिबेट्स हुए थे, आर्टिकल 17 को एनेक्ट करने के दौरान, तो उसको मैंने गौर से स्टडी किया। फिर उसमें देयर वर रेफरेंसेस टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो मैं और पीछे चला गया। आप बहुत पीछे चले जाते हैं और इतना पीछे कि वो अर्ली 19th सेंचुरी। सो आई एंड अप finding a whole lot of unexplored legislative and judicial debates going back 2 centuries. तो जब इतना सारा मटेरियल मुझे मिल गया और जब मैंने पाया कि इस इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड कास्ट, जो हमको कास्ट का आज के सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर कोई किताब है ही नहीं। और अगर हम अमेरिका के उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पर इसका काउंटर पार्ट है इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड रेस। और आज के तारीख में अगर मैं या कोई भी उस सब्जेक्ट पर लिखना चाहता है तो बहुत मुश्किल से आपको कोई नई बात मिलेगी, कोई सब्सटेंशियली न्यू पॉइंट आप लिख सकते हैं वहाँ रेस और लॉ पर। लेकिन इस सब्जेक्ट में आप जिधर भी जाओ, कोई भी टॉपिक लो, कोई भी थीम लो, उस पर कोई ढंग का काम कहीं हुआ ही नहीं। इट्स इधर टोटली अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। तो मुझे लगा कि जबकि मैं केवल एक पत्रकार हूँ और जो मास वायलेंस की किताब मैं पहले भी लिखा था और अभी भी लिखना चाह रहा था, वो मेरा जर्नलिज्म का एक एक्सटेंशन है। तो इस तरह के ये दिस बिकेम वेरी एम्बिशियस बट एंटायरली बाय डिफ़ॉल्ट। मैं ऐसे आइडिया से ये शुरू नहीं किया। लेकिन कास्ट मास वायलेंस को आपने इस किताब में भी काफ़ी अच्छा कवर किया है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं एक वहीं पुराने समय पे जाते हैं और
कॉलोनियल जो हमारी हुकूमत थी वो कास्ट को लेके अवेयर हो रही थी और उस तरह से रिफॉर्मिस्ट कानून बनाना शुरू कर रही थी। ये सवाल ये कब शुरू होता है कायदे से? नहीं, उनका इंटेंशन ये नहीं था, और इट वाज नॉट नेसेसरली टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी। वो आए थे कॉलोनियल रूल, एंड एज पीपल लाइक शशि थरूर हैव वेरी फेमसली सेड, इट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हम बहुत अमीर देश थे पहले, और वो 1947 में जाते समय हमको बहुत गरीब कंगाल करके चले। कंगाल करके गया था। तो वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन उनके रूल के दौरान यू कैनॉट लुक एट इट इन दोज ब्लैक एंड वाइट टर्म्स कि बहुत सारे क्योंकि वो यहाँ पर थे, रूल करना था, और कैसा वो इफेक्टिवली रूल कर सकते थे, तो उस चैलेंज को लेते हुए उन्होंने कई रिफॉर्म्स बनाए। जैसे अंग्रेज़ी एजुकेशन, वो अच्छा है या बुरा है, उस पर इट्स डिबेटेबल सब्जेक्ट, लेकिन वो अंग्रेज़ी एजुकेशन के वजह से देयर वर अ होल लॉट ऑफ दोज वेस्टर्न वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे लोगों को एक्सपोज किया गया है। और उनके जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर्ट्स, और हमारे लोग जब वकील बने, हमारे लोग जब लॉ मेकर्स बने, और धीरे धीरे उनका रोल बढ़ता गया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर्स, इन गवर्नमेंट जब बढ़ता गया, तो दिस इज ऑल एन ऑर्गेनिक रिजल्ट ऑफ दैट कि सो यू कांट लुक एट द कॉलोनियल रूल इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स। तो इसीलिए कई जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, उनको तो लगा कि ये तो हमको इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिलते नहीं थे, तो ये अंग्रेज़ों के वजह से हमको भी लेजिस्लेचर में, जैसे 1919 में, इन द रन अप टू व्हाट इज़ नोन एज मोंटेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बना था, वो जिसके वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर्स बहुत बढ़ गया था, और एडमिनिस्ट्रेशन वो मिनिस्टर्स भी बन गए थे डायर की इन प्रोविंसेस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, बट काफ़ी मिनिस्ट्रीज इंडियंस के हाथ में सौंपे गया था। तो इन द रन अप टू दैट रिफॉर्म इन 1919, मद्रास प्रेसिडेंसी में वहाँ के जो गवर्नर थे उस समय, वेलिंगटन, जो बाद में वाइसरॉय भी बने, हाँ, तो उन्होंने अपने आप कोई उस तरह उस समय का कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या इवन जस्टिस पार्टी, वो एक नॉन ब्राह्मण पार्टी कास्ट का पार्टी था, उन्होंने भी उस तरह का कोई डिमांड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सोचा था, और ही केम अप विद दिस इनिशिएटिव ऑफ नॉमिनेटिंग अ दलित फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू लेजिस्लेशन। तो वो थे MC राजा। इट वाज नथिंग बट ए रेवोल्यूशनरी स्टेप। क्यों मैं एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कहता हूँ? क्योंकि उसके वजह से जो अपने आप उन्होंने किया था एट इज ओन इनिशिएटिव, वो ओवरनाइट वो एक आदमी एक हाई टेबल पर बाकी अपर कास्ट हिंदूज के साथ बैठा हुआ था, और उनको वहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको भी एक ऑनरेबल मेंबर कहते हुए एड्रेस करना पड़ता था, जबकि उस दिन के पहले उनको वो उस कमरे में आने को भी इजाज़त नहीं थी। मतलब उनका टच, उनका साइट, एवरीथिंग वाज पोल्यूटिंग। तो और वो भी खास मद्रास प्रेसिडेंसी में होना और भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में जिस तरह का अनटचेबिलिटी था, भले ही बाकी देश में वैसा नहीं था, मद्रास प्रेसिडेंसी और ट्रावनकोर एरियाज में। इसीलिए जब थोड़े यहीं पर आना चाहिए, जैसे आपने पोल्यूशन की बात की, उनके साइड से भी पोल्यूशन हो सकता था, तो आपने बड़े अच्छे से ये 1857 के जो विद्रोह हुआ, जिसके बाद क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बन गई इंडिया की, उन्होंने घोषणा कर दी। आपकी किताब से मैंने ये सब जाना है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम आपके कल्चर पे इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप चला सकते हो। इसका मौका मिल जाता है ट्रेवनकोर के उस ज़माने के राजाओं को कि वो वाला कानून लाते हैं जिसमें जो दलित महिलाएं हैं वो ब्रेस्ट को कवर नहीं कर सकती हैं, फिर एक अलग तरह की लड़ाई चल सकती है। इसके बारे में जो बताइए, वो क्या हुआ था? बहुत ही आयरॉनिक चीज़ था कि उनका इंटेंशन ये था कि देखो 1857 जो रिवोल्ट था, उसमें काफ़ी मुस्लिम सेंटिमेंट्स और हिंदू सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने फिर कहा कि हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे, हम किसी भी तरह का
इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपके रिलीजियस मामलों में। तो उसको ट्रावेनकोर में वहाँ के जो वर्चस्व जाति है, नायर हो, नंबूद्रीपाद हो, तो उन्होंने उसको इस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया कि अभी हमको एक लाइसेंस मिल गया कि हमारा एक पुराना एक प्रथा था कि क्योंकि वहाँ पर केवल अनटचेबिलिटी नहीं था, वहाँ अनअप्रोचेबिलिटी भी था, मतलब आपको दूर रहना चाहिए। लिखा है। हाँ, तो अगर आप नीची जाति के हो तो, और अगर आप कपड़े जो है वो अगर हमारे तरह ही पहनोगे तो हमको कैसा पता चलेगा कि आप नीची जाति के हो। तो ये औरत के संदर्भ में इसका और भी एक वेरी स्टार्क फॉर्म इट टुक, कि उनको कहना था कि ये जो ब्रेस्ट क्लॉथ, मतलब हमारे जाति के औरत जैसे कवर करते हैं ब्रेस्ट क्लॉथ या शोल्डर क्लॉथ, तो उस तरह का आप कवर नहीं कर सकते, आपको हालांकि आपको कवर ही नहीं करना चाहिए। उस तरह का उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन ट्रावेनकोर में पास करवाया, और उसमें राजा इन्वॉल्व थे, वहाँ के राजा दीवान और वहाँ के दीवान, जो बाद में रिफॉर्म कमेटी के भी मेंबर। हाँ, वो या इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया, इसी दीवान को बाद में उन्होंने चेयरमैन बनाया, जैसे कि वो एक बहुत बड़े, उनके नज़रों में बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। लेकिन इस संदर्भ में वो और एक वहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे कलन, तो ये तीनों साथ में थे, माधवराव, वहाँ के राजा और ये रेजिडेंट, तीनों मिलके इन्होंने इस तरह का एक प्रोक्लेमेशन करवाया। और किसने उसको अपोज किया? देवर सम क्रिश्चियन मिशनरीज, देवर सम लो कास्ट हिंदूज, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको एक मौका था उस समय मद्रास गवर्नर के पास जाने के लिए, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। तो वहाँ के गवर्नर जो थे ट्रेवेलियन, चार्ल्स ट्रेवेलियन, वो मैकॉले के ब्रदर इन लॉ थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या नाइंसाफ़ी है, ये विक्टोरिया के जो प्रोक्लेमेशन है उसका बिल्कुल वो वायलेट कर रहे हैं वो, और वो भी किसके खिलाफ? उनके जेंडर के लोगों के खिलाफ, मतलब फेलो विमेन। तो ऐसा नहीं हो सकता, और इस तरह का जो हमारे ब्रिटिश रूल का ये मजाक उड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे टाइम में ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके कहने पर, उनके दबाव पर उनको एक साल के बाद रोल बैक करना पड़ा। सो ऑल दिस गोज टू शो, जो कहानी हम बनाते हैं कि अंग्रेज, जो अभी हाल ही में RRR नाम का एक फिल्म आया था, और उससे पहले शशि थरूर का जो किताब आया था, तो उससे हमको लगता है कि वो सब सिर्फ बुरे काम करें और हम लोग जो थे हम सब अच्छे ही काम कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं था। तो हमारे देयर वाज हेटेरोजेनिटी ऑन बोथ साइड्स, हमारे यहाँ भी बहुत कमियां थी, हमने भी बहुत इस तरह का नाजायज़ चीज़ों को परपेचुएट करने का कोशिश किया। मुझे लगता है जब कमजोरियां रहती है तभी कोई विदेशी ताकत में हावी होती है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ आप ही ने लिखा है कि क्रिश्चियंस को एग्जेम्प्ट कर दिया था, वो कवर कर सकते हैं जो क्रिश्चियनिटी ले लेते थे, और ये भी एक डर था कि कन्वर्जन बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ अब तो कम से कम वो क्रिश्चियनिटी आने से भी एक तरह से उनको, लेकिन उनकी उस समय वो भी नहीं सोचते थे, ये जो कास्ट सुप्रीमेसिस्ट थे, they were so bent on perpetuating this discrimination कि उनका इंटेंशन यही था कि ये हमारे कम्युनिटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है या नहीं, हमारे देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में था या नहीं, वो सब उनके मन में था ही नहीं। ये एक उदाहरण एक्चुअली ये दिखाता है कि इट वाज नॉट द अपर कास्ट हिंदूज और द डोमिनेंट कास्ट हिंदूज हु took a position that was in the long term interest of the country. It was ironically the British governor of Madras, Charles Trevelyan, उनके इंटरवेंशन के वजह से ये प्रथा बंद हुआ था, जबकि ये लोग तो उस समय इनको इम्प्रिजनमेंट भी दिया, एक पनिशमेंट भी दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कवर किया। तो ये जो क्रिश्चियन की बात कह रहे थे, वो भी एक दिलचस्प मोड़ है उसका। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में और मुस्लिम कम्युनिटी में वो उस समय, ये सब मिड 19th सेंचुरी की बात है, तो एक स्टिच्ड क्लॉथ भी पहनना बहुत बड़ी बात है। तो वो जैकेट जो है वो बहुत नई चीज़ थी उस समय। तो ये जो हिंदू जो नाडार विमेन को जो डिनाई किया जाता है इस राइट को, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमको पता नहीं है ये जैकेट कैसा स्टिच किया जाता है, क्यों आप लोग इस तरह का सिस्टम आप हम पर फोर्स कर रहे हैं कि अगर हमको कवर करना है तो हम उस तरह का जैकेट ही पहनना पड़ेगा हमको।
हम भी आपकी तरह एक क्लॉथ से क्यों कवर न करें। और आपकी किताब पढ़ते हुए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक समय में एक हीरो है, फिर वही विलन बन जाता है। बिल्कुल तो सही बार कहा। बार आता है, बार बार आता है। जैसे मैं सती प्रथा पे बात करता हूँ, जो इसके एवोल्यूशन पर कानून जब बन रहे थे, उसमें आप बताते हैं मोतीलाल ने भी एक समय पर उन लोगों को सपोर्ट किया था, उनका डिफेंड किया था। मोतीलाल नेहरू बिल्कुल, वकील थे, जिन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट थे। बिल्कुल जिन लोगों हाँ, ने सती करवाई थी। बिल्कुल। ये इसकी सती पर थोड़ा बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है, इसका रिफॉर्म कब आता है लोगों को समझ में कि ये गलत है, और इसमें वो इंडियन हीरो नायक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ इस प्रस्ताव रखा कि इसे खत्म करना चाहिए। जैसे राजा राम, वो तो सभी लोग जानते हैं, राजा राममोहन रॉय ने किया था, मतलब ये बात को छेड़ा था, उन्होंने कैंपेन किया था। लेकिन वो जो बेंटिंक आए थे, जो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार वो बने थे, बिल्कुल पहला पद ही उनका वो 1933। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो वाइल ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1829 उन्होंने ये सती को अब एबॉलिश किया था। लेकिन ये तो जो प्रथा है, ये थोड़ा सा कास्ट प्राइड किताब से थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे लगता है ये अपर कास्ट की प्रथा थी। एग्जैक्टली, तो जो कास्ट प्राइड, आपने इस बुक में कैसे डाला इसको? तो देन आई हैव टू गो इनटू व्हाट द स्कोप ऑफ दिस बुक इज। जैसे मैंने बताया था, पहले तो मेरा प्लान था कि केवल इनजस्टिस टू अनटचेबल्स पर लिखे, लेकिन उस इनजस्टिस किधर से आ रहा है उस बात को समझने के लिए मुझे ये कास्ट प्रेजुडिस पर स्टडी करना पड़ा। और जब मैं कास्ट प्रेजुडिस पर स्टडी करना शुरू किया, तो ये तो एक किताब बन गया which shows that all castes from top to bottom were involved in these battles, because all of them were in some form or the other affected by it, in some degree, in some form. So वो दिखाता है कि जो सती की बात कर रहे थे, सती प्रथा was more among upper castes. तो जो the women of upper caste were more in danger of this particular social evil. तो इसीलिए वो जो रिफॉर्मर भी थे वो राम मोहन रॉय थे, एक अपर कास्ट मेंबर। तो उन्होंने और उनके खिलाफ जो लोग थे, तो वो भी राधाकांत देव, वो सब, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, ये हमारे एक प्रथा है, यू विल बी इंटरफेयरिंग विद आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, सो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो इन्होंने पेंटिंग ने कहा नहीं, दिस इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ so cruel that it cannot be accepted. Not even in the name of religion can it be allowed to be continued. So that was one instance, probably the only instance where उन्होंने एक रिफॉर्म किया था उस समय without any concession to orthodox sentiments. ये वर्ड आपने लिखा है किताब में। बिल्कुल। तो बाकी कानून बाद में कंसेशंस करना शुरू हुआ, क्योंकि वो हर चीज में वो नेगोशिएशन थे, कॉम्प्रोमाइज। कि पहले उसको मर्डर मानते थे, हाँ। फिर एक सुसाइड की तरह देखने लग गए। बिल्कुल, जब मोतीलाल नेहरू केस लड़ रहे तो सुसाइड वाला तो वो सुसाइड वाला था। हाँ, तो वो जो बेंटिंग के समय तो उसको मर्डर के तरह माना जाता था। बाद में 1857 के बाद इट वाज रिड्यूस्ड टू, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था कि लेट अस नॉट टेक एनी चांसेस विद देयर कस्टम्स, तो उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया था, एक सुइसाइड के तरह ट्रीट किया थ्रू अ लीगल अमेंडमेंट। तो व्हेन इट वाज बीइंग ट्रीटेड एज सुइसाइड और अबैटमेंट ऑफ सुइसाइड, तो उस दौरान इन द सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी ये केस आया था एट द अपील स्टेज बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड मोतीलाल नेहरू वाज द लीडिंग लॉयर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एट द टाइम. He ended up appearing for the accused or the people who were convicted already, और उनका प्ली था, उनका डिफेंस ये था कि हमने कुछ नहीं किया, वो जो सती बनी थी वो इतना पायस लेडी थी कि उनके कहने पर वो फायर अपने आप लाइट हो गया, इट वाज सेल्फ कंबशन. तो ये बात लोअर कोर्ट ने नहीं माना और हाई कोर्ट में उस बात को इन्होंने दोहराया, और हाई कोर्ट के जो अंग्रेज जज थे वो उसको डिसमिस किया, और वो एक इट बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि वो उस तरह का बहाना और कई और केसेस में भी दिया गया था. तो उन्होंने कहा ये जो केस है वो मोतीलाल नेहरू, हाँ, तो वो अपने आप आग लगना जो आप लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं वो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे. मोतीलाल नेहरू भी ऐसी बातें करेंगे, बड़ी हैरान, क्योंकि वो बाद, और हैरानी की बात यह है कि
उस समय तक वो पॉलिटिक्स में आ गए थे, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेजिस्लेटर बन गए थे, और थोड़े ही साल के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और थोड़े ही साल के बाद हमारे देश के फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो उसको कहा जाता है, उनके ही नाम पर है, मोतीलाल नेहरू कमिटी। उन्होंने इंडियंस के तरफ से फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो बनाए गए थे, तो इन्होंने ही बनाया था, लेकिन उनके बैकग्राउंड में भी ऐसे चीज थे, ऐसे कई ग्रे शेड। जिन्हें आपने गांधी का भी जिक्र किया है बिल्कुल। कि उनकी एक सबको साथ लेने की, चलने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। गांधी का क्या रोल रहा है कास्ट रिफॉर्म? ये बहुत सही बात आपने उठाया, क्योंकि वो 1920 में जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस है, तो उसमें उस सेशन से शुरू होता है उनका अनचैलेंज लीडरशिप, राइट। और उसी सेशन में उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास करवाया था, कमिटिंग कांग्रेस पार्टी टू बैटलिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उसके बावजूद throughout that decade of 20s and right up to जो पूना पैक्ट कहा जाता है 1932 सितंबर में, in the context of separate electorate हो या ना हो, तो तब तक उनका he was very unabashedly a votary of varna, वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे, और एटलीस्ट पब्लिकली उनका ये पोजीशन था, जिसकी वजह से वो टेम्पल एंट्री वैसे इश्यूज पर वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि वो वर्ण के खिलाफ है, जो नीची जाति के लोग हैं। टेम्पल एंट्री का कॉन्टेक्स्ट में वो जो अनटचेबल्स हैं उनको परमिशन नहीं था, क्योंकि वो इट वाज फॉरबिडन बाय आवर स्क्रिप्चर्स, या जो आगमास, टेम्पल्स के आगमास होते हैं उसमें फॉरबिडन है। तो वो उस पर वो कुछ उन पर उनके खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन वो पूना पैक्ट के बाद उनको लगा कि हमको कोई रेसिप्रोकल जेस्चर करना है, तो उस संदर्भ में उन्होंने शुरू किया इस इश्यू को एंगेज करते हुए, और वो भी इन अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल मैनर। ये नहीं कहा, जैसे 1929 में अम्बेडकर ने एक बिल ड्राफ्ट किया था टेम्पल एंट्री के सिलसिले में, वो इट वाज बेस्ड ऑन ए पॉलिसी ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच, कि इनको राइट देना चाहिए अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री का। गांधी ने 1932-33 में जब उन्होंने उनका when his mind was opening to this, even at that stage he was not open to across the board rights based approach. उन्होंने कहा जिस टेम्पल्स में वहाँ के लोकल डिवोटीज तैयार हो, हम एक वहाँ रेफरेंडम करेंगे, अगर वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोकल डिवोटीज इफ दे आर ओपन टू अनटचेबल्स एंटरिंग टेम्पल्स, वहाँ पर केवल उस टेम्पल में हम अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर अलाउ करेंगे, वहाँ पर वैसा नहीं। उनका ये अप्रोच था, मतलब धीरे धीरे रिफॉर्म करना। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ। अभी जब हम बात कर रहे थे इस शूटिंग से पहले, तो आपने बोला गांधी के बारे में ये कहा था कि पर्सनली वो काफी मतलब कमिटेड थे अनटचेबल। उनका पर्सनल लाइफ अगर आप देखते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट गांधी यू एनकाउंटर, बिकॉज वो अपने आश्रम में वो ही मेड इट वेरी क्लियर कि यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होगा। अच्छा। यहाँ पर तुम्हारा जाति जो भी हो, सभी को यहाँ का जो भी काम हो वो करना पड़ेगा, पैखाना भी साफ करना होगा, all sorts of menial tasks you have to do. Then this was something that was discomforting to a lot of people. Even कस्तूरबा गांधी को बहुत इतराज था। ये फिल्म में देखा था मनोज, ये जो अंग्रेजी फिल्म थी गांधी, रिचर्ड एटनबरी को, हाँ, उसमें वो कस्तूरबा को डांटते हैं कि साफ करने होगा, थोड़े वायलेंट हो जाते हैं उस मामले में कि करना ही पड़ेगा। That was not an exaggeration, वो वाकई वैसा हुआ था। अच्छा। और उन्होंने एक दलित बेटी को भी अडॉप्ट किया था लक्ष्मी नाम से। तो आप ऐसे बहुत सारे एंगल्स है। How he was engaging with, in his own way, engaging with caste issue, trying to overcome untouchability, and he used to say it's a crime against humanity. But then he was always, so there was in his personal life he was a more radical reformer. But when it came to public life, वो उनका priority was carrying everybody with him. So when society is ripe for a certain change, तब हम we can bring about that reform. So his positions were always calibrated by whatever he felt was the consensus at that point of time in Hindu society.
इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास की बात खत्म नहीं होती। ये 600 पेज का किताब है बिल्कुल। और मैंने 7 साल रिसर्च और राइटिंग में लगाया था। और मैं अपने जो लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको तो ज़रूर कहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए, इस किताब को अपने घर में रखिए, बहुत कुछ समझने को मिलेगा जो अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा। खुद मनोज बता रहे थे कि ऐसा काम पहले नहीं हुआ है। रेस और लॉ पर तो बहुत हुआ है वेस्ट में काम, लेकिन यहाँ पर कास्ट और लॉ पे नहीं है। बहुत सारे थोड़े अम्यूजिंग फैक्ट्स भी हैं जो मुझे लगे किताब पढ़ते हुए। जैसे एक समय था जब ब्राह्मण ये मानते थे कि ब्राह्मण है और शूद्र है, बीच में कास्ट। हाँ, ये बहुत अम्यूजिंग लगता है कि अगर मान लो वो नहीं हारते ब्राह्मण कास्ट और अंग्रेज मान लेते कि हाँ 2 ही कास्ट है, ब्राह्मण और शूद्र है, यही डिवीजन है। या आज के तारीख में कैसी होती है? या आज के तारीख में हम इसको सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी ब्राह्मणों ने क्लेम किया था। ये बात मेडिवल पीरियड से आ रहा था कि उस समय शिवाजी के संदर्भ में उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्राह्मण थे और वहाँ के जो प्रीस्ट थे उन्होंने सब इनकार किया था कि आप छत्रपति अपने आप को नहीं कह सकते, छत्रपति का टाइटल आप नहीं ले सकते क्योंकि आप एक शूद्र हो। भोसले कास्ट के थे, तो उनके मन में ये था कि कलयुग में ब्राह्मण है और शूद्र है, बीच के जो वर्ण है राइस बॉर्न वर्ण नहीं, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है। उसके अलग अलग कारण थे। when it came to क्षत्रिय, उनका कारण ये था कि परशुराम जो थे वो एक पौराणिक लेजेंड है, उन्होंने सभी क्षत्रिय को एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो आपको ये कहने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आप राजा बन सकते हैं बट ओनली इन फैक्ट, बट नॉट इन बाय राइट। तो आपको हम आपको एक छत्रपति का टाइटल नहीं दिलवा सकते। तो उनको ही हैड टू रिजॉर्ट टू सम कंकॉक्शन, ही हैड टू मीट कॉल सम ब्राह्मण ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी, जिन्होंने उनको एक लिनिएज बनाया था कि वो है वहाँ से छूट गया। नहीं, वो राजस्थान से सिसोदिया परिवार से, ये राणा प्रताप के डिसेंडेंट है। उस तरह का उन्होंने एक कहानी बना के तो राणा प्रताप तो परशुराम के बहुत बाद आए होंगे। हाँ, तो वहाँ पर उनका मानते थे ब्राह्मण नहीं, उनका कहना था कि थोड़े बहुत वहाँ राजस्थान में देयर आर नो परफेक्ट स्टोरीज अबाउट दिस। तो वहाँ राजस्थान में इट्स अ ह्यूज कंट्री, तो वो इस कहानी के बावजूद राजस्थान में थोड़े बहुत राजपूत थे, तो इस मराठी स्पीकिंग एरिया में नहीं थे, उनका मानना था। तो उनको उस तरह का एक कहानी बना के लेना पड़ा। तो when it comes to the 19th century, when the colonial period came, so तब तक तो इंग्लिश एजुकेशन का एक्सपोजर था, ये इंस्टीट्यूशंस थे। तो उन्होंने फिर एक बिहार के केस में ये इशू उठा कि इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट। तो अगर वो क्षत्रिय माने जाते हैं तो एक तरह का इशू उसका आउटकम होता है, अगर वो शूद्र माने जाते हैं तो एक तो दूसरे तरह का आउटकम होता है। तो this same question came up. Are there still Kshatriyas available in India in the 19th century or not? These Rajputs from Bihar were effectively asking those white judges कि आप हमें बताइए, this is all the evidence that we have before you, we are placing before you. So you tell us whether we as Kshatriyas exist or not in the 19th century. So there was a similar battle relating to Vaishyas also. वो इट वेंट ऑन टिल द लास्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। और वहाँ पर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वन रिफॉर्मर हु हैपेंड टू बी फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी, दैट इज रानाडे, हु इज आल्सो अ पॉलिटिकल लीडर, तो गोविंद रानाडे, सो ही वाज अ जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट्स। ही इज द वन हु इन वन केस रिलेटिंग टू वाइश्यास held that Vaishyas also still exist. तो इस तरह का very funny issues came up. So to cut a long story short, what happened was that the old Brahmanical claim that there were only 2 varnas in the Kalyug was sort of debunked through the colonial mechanism, and during the colonial period this Chatur Varna was restored. तो इस तरह के जो अद्भुत डिटेल्स है जिसके बारे में हम कुछ पता ही नहीं है, और ये कैसे निकले, ये दिस इज ऑल देयर इन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, इन लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स, एब्सोल्युटली अनडिनाइबल, और हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से लिखा है मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है, मैंने एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, मैंने कोई
एक एकेडमिक पंडित के जैसा नहीं लिखा था, बिल्कुल। कोई थियरी नहीं है, मैं एक पत्रकार की तरह ही लिखा। बिल्कुल। और पत्रकार तो कहानी बताते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक इसमें एक कथावाचक हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। फैक्ट्स के साथ या एब्सोल्युटली ये कहना जरूरी है। या एब्सोल्युटली रिगर का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन those legislative and judicial records. There is nothing more authentic than that. That's nothing more official than that. एक सवाल में आपसे मतलब लास्ट सेक्शन पे बात कर ही लेते हैं, जो इम्प्यूनिटी और वायलेंस पर आपने लिखा था, जो आपका एक्चुअली सीड था इस किताब के लिए, आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर that was my बहुत सा- starting हाँ, point. Yeah. मैं ये मतलब बहुत ज़रूरी है ये जान, आप आज़ादी के बाद जब कई कानून बन गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ज़बरदस्त हिंसा भी हो रही है, बड़ी बड़ी हिंसाएं हुई हैं। आपने जो हिंसा का नाम लिया है, मैं जब पढ़ रहा था मुझे हैरानी हो गई, मतलब इतना कैसे हो सकता है। और छुपा 1968 में आप मद्रास में बता रहे हैं हिंसा, फिर 91 में आपने हैकिंग ऑफ दलित्स गुंटूर में आंध्र प्रदेश में बात की, 96 में बथानी टोला है, यहाँ से थोड़ा मेरी लक्ष्मणपुर बात है। तो लक्ष्मणपुर बात है, शंकर बीघा है। इनके बाद जब आप डिटेलिंग में जाते हैं तो डर लगने लगता है कि सजा हो ही नहीं रही है। ऐसा क्या हो रहा है? मतलब क्या अंग्रेजी चाहिए सजा देने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए? हाँ, तो इसलिए मुझे इसका जो आंसर है, जो पुराने डिबेट्स है उसमें मिला। कैसे मिला? जब ये अनटचेबिलिटी के बैटल कर रहे थे कॉलोनियल पीरियड में, जब पहली मर्तबा एक एनैक्टमेंट हुआ अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन 1926, इसके बारे में हिस्ट्री में कहीं उसका जिक्र नहीं है। एंड इट वाज डन बाय ए दलित लेजिस्लेटर इन मद्रास कॉल्ड वीरायन। इतने बड़े बात भी किसी को जानकारी नहीं है। आप सोचिए उस समय तो उनका क्या हालत था। तो वो इस रिफॉर्म्स के दौरान, वो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के दौरान वो लेजिस्लेटर बने थे, और उसका मौके का फ़ायदा उठाते उन्होंने इस तरह के एक लेजिस्लेशन पास करवाया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इट वाज अ बेबी स्टेप। तो ऐसे कई उसके बाद कई मद्रास में हो, बॉम्बे में हो, कई जगह उन्होंने अटेम्प्ट्स किया, लेकिन दे वर ऑल वेरी फीबल अटेम्प्ट्स, वेरी टेंटेटिव अटेम्प्ट्स। The first law that was passed by Congress government in 1938 in Madras, when Rajaji was the Prime Minister of Madras, that's the designation that was used. वो केवल इतना ही कहता है कि जो कस्टम्स है, कास्ट को या अनटचेबिलिटी को रिकग्नाइज करता है, उसको हम अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको कोई कोर्ट रिकग्नाइज नहीं करेगा। सिर्फ उतना ही कहता है। वो ये नहीं कहता है कि अगर आप उसको कोई अनटचेबिलिटी ऑफेंस कमिट करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा, वैसा कुछ नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि तब तक तो वो उनका एक रिलीजियस ड्यूटी था, तो उनको डर था, ये था कि हम हाउ कैन वी ओवरनाइट कॉल इट ए क्राइम, जबकि वो हमारा धर्म का एक मुख्य पार्ट था। इट वाज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ अस कि एज अ ब्राह्मण आई कांट शेयर अ मील। कोई रोटी बेटी का रिश्ता नीचे जाति से बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप ये अनटचेबिलिटी के जो रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं, जो लॉ ले आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करना पड़ा। तो हर एक कदम पर उनको फाइट करना पड़ा कि क्या वो एक कैन देयर बी ए पेनल्टी फॉर इट। अगर पेनल्टी इम्पोज करोगे, इम्प्रिजनमेंट होगा या केवल हम फाइन देंगे। और अगर पेनल्टी की तरह देखेंगे तो क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, मतलब पुलिस उसको एक एफआईआर दर्ज कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, हम उतना दूर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पहले कहा कि बॉम्बे में बीजी खेर सरकार और अंबेडकर ने उसको अपोज किया। ये कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस नहीं करोगे, इसका मतलब ये होगा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि एक अछूत को इतना पैसे होगा कि वो एक वकील को एंगेज करेगा और एक प्राइवेट कंप्लेंट डालेगा एक मैजिस्ट्रेट के सामने। आप किस ख्वाब में आप ये सब पॉसिबल है? आप कैसे, सिर्फ दिखावट है ये सब। तो अगर आप वाकई आप कुछ रिफॉर्म ले आना चाहते हो, सो हैव दिस राइट्स बेस्ड अप्रोच, ट्रीट इट एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुट प्रॉपर पेनल्टीज एंड मेक श्योर दैट देयर आर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टीज। इस तरह का even after independence, when Nehru government was there in 1954 as a member, as an opposition member in Rajya Sabha, उनको इस तरह का आर्गुमेंट्स करना पड़ा। मनोज, जैसे कि मैं कह ही रहा हूँ कि समय हो गया है और अब हमारी बातचीत को यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं। आपसे बात कर बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि ये किताब आपकी कास्ट प्राइड लोग पढ़ेंगे और हिस्ट्री को समझेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस किताब के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दूं कि मनोज की किताब का एक अंश आप कैरावैन मैगजीन की वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।